Hello दोस्तों, वेलकम टू साइंस ब्रिज एकेडमी. माय नेम इज़ प्रथमेश रोमडे एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th स्टैंडर्ड. ठीक है दोस्तों लेक्चर 1 में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था. अभी लेक्चर 2 में हम लोग गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है तो दोस्तों ये गॉस लॉ का आपके सामने स्टेटमेंट है. चलिए पढ़ते हैं पहले, फिर ठीक से समझ के लेते हैं. गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस. ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट है. यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से स्टेटमेंट को ठीक से समझते आइए. सपोज दोस्तों मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना. अगर मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है तो सबसे पहले मुझे इस प्लस क्यू चार्ज को एक क्लोज सरफेस में बंद करना होगा. देखिए मैं क्लोज सरफेस में इसको बंद करता हूँ. देखिए क्लोज सरफेस का जो शेप और साइज़ है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है दोस्तों. वो जो आपको चाहिए आप ले लो, पर वो क्लोज होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना दोस्तों. इस क्लोज सरफेस को और एक नाम है, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस. ठीक है, इसको मैं और एक नाम दे रहा हूँ. क्या नाम दे रहा हूँ? गॉसियन सरफेस. ठीक है, तो अभी चलिए गॉस लॉ अप्लाई करते हैं. गॉस लॉ बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, मतलब फाई total electric flux passing through the closed surface is equal to net charge enclosed inside the closed surface. अभी आप मुझे बताइए कि आपको इस closed surface के अंदर net charge कितना दिख रहा है? प्लस क्यू. net charge enclosed inside the closed surface divided by epsilon naught. आपको पता है epsilon naught क्या है? it is absolute permittivity of air और free space और vacuum. अभी मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो एयर में रखा है. ठीक है ना दोस्तों. गॉस लॉ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक आसान फॉर्मूला देता है. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बाय डेफिनेशन हम लोग ने फॉर्मूला पिछले लेक्चर में देखा है. अभी आपको गॉस लॉ और एक फॉर्मूला दे रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का. ठीक है दोस्तों ये फर्स्ट एग्जाम्पल था. आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों. अभी सपोज मैंने ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो एयर में ना रख के किसी और मीडियम में रख दिया, से वाटर में रख दिया, ऑयल में रख दिया, किसी और मीडियम में रख दिया एक्सेप्ट एयर. तो क्या करो? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको जो चार्ज दिया है आपको उसको क्लोज सरफेस में बंद करना है. ठीक है, शेप और साइज मैटर बिल्कुल नहीं करता. अभी चलिए गॉस लॉ अप्लाई करते हैं. टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस विच इज प्लस क्यू divided by absolute permittivity of the medium in which this closed surface or in which this charge is placed. अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या है दोस्तों? इट इज़ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच दिस प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस. यस और नो? इसको मैं आगे जाके ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के. और एप्सिलॉन नॉट के इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द एयर और के क्या है दोस्तों? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच दिस प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस. और के की जगह पे मैं एप्सिलॉन आर भी लिख सकता हूँ. और ये भी आपको पता है दिस इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस. आई होप आपको सेकेंड एग्जाम्पल समझ में आ गया है. अभी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों. आइए अभी दोस्तों सपोज ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो मैंने लिया है से +2 कूलम का. ठीक है, +2 कूलम का. और एक मेरे पास चार्ज है -3 कूलम का. और एक मेरे पास चार्ज है +4 कूलम का. तो मेरे पास दोस्तों टोटल अभी 3 चार्ज है. ठीक है ना. अभी मैंने इन तीनों चार्जेस को एक गॉसियन सरफेस में या एक क्लोज सरफेस में बंद कर दिया. क्या अभी आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज़ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस? टोटल फ्लक्स दोस्तों क्या करना है? गॉस थ्योरम क्या बताता है? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज सिंपली इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस. अभी यहाँ पे नेट चार्ज कैसे निकालेगा आपको? दोस्तों आपको 3 पॉइंट चार्जेस दिख रहे हैं, उनको सिंपली अलजेब्रिकली ऐड कर दो तो आपको नेट चार्ज मिल जाएगा. ये +2 कूलम +4 कूलम कितना हो गया? 6 कूलम +6 कूलम -3 कूलम. तो कितना हो जाएगा दोस्तों? नेट चार्ज कितना हो जाएगा? +3 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. मैंने अज्यूम किया है कि ये जो मैंने चार्ज रखा है वो एयर में रखा है. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है तो बेटर है दोस्तों. 3 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻12. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा. ठीक है, ओके दोस्तों. अभी देखिए अगर मैंने
अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने एक माइनस क्यू चार्ज लिया है, माइनस क्यू, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज लिया है, तो यहाँ पे मैंने गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्लोज सरफेस के अंदर इसको बंद कर दिया, गॉस लॉ को अप्लाई किया। क्या बोलता है गॉस लॉ? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज दैट इज माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में फ़र्क क्या है? ओके, फ़र्क ये है दोस्तों, ये पॉजिटिव चार्ज है। नेट चार्ज जो गॉस सरफेस के अंदर है, गॉसियन सरफेस के अंदर है, वो पॉजिटिव है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी में ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट और स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, ओरिजिनेट होंगी और इस गॉसियन सरफेस को पेनिट्रेट करके बाहर चली जाएंगी। इस केस में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो फ्लक्स है ये पॉजिटिव है दोस्तों फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम इनसाइड द सरफेस आर पेनिट्रेटिंग, आर पासिंग थ्रू द सरफेस, और वो बाहर की तरफ जा रही है। यस और नो? यहाँ पे आप देखिए, आपको ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे ऑलवेज टर्मिनेट एट द चार्ज। मतलब यहाँ पे मुझे इस तरीके से एरो दिखाने पड़ेंगे। यस और नो? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो गॉसियन सरफेस के अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस से बाहर जा रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ जा रही है तो वो जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा दोस्तों। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस को पेनिट्रेट करके बाहर की तरफ जा रही है तो आपका फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और एक चीज़, अगर नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अगर पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स आपका फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अगर नेगेटिव है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी नेगेटिव होगा। आई होप आपको ये चारों एग्जाम्पल समझ में आए हैं, ठीक है ना। अभी फिफ्थ एग्जाम्पल दोस्तों, सपोज मेरे पास एक 3 कूलम का चार्ज है, ये 3 कूलम का चार्ज है, प्लस 3 कूलम का, और ये मैंने गॉसियन सरफेस निकाला। मतलब ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर अभी ये 3 कूलम का चार्ज नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। दोस्तों गॉस लॉ को पहले अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अभी देखो ये जो प्लस 3 कूलम का जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, वो बाहर है, तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। गॉस लॉ को अप्लाई करते समय आप सिर्फ वही चार्ज लेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, गॉसियन सरफेस के बाहर के चार्जेस को आप काउंट नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस तो 0 है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स भी कैसे आएगा? 0। यस और नो? तो आपको ये डाउट आया रहेगा, सर अभी ये एक पॉइंट चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे, देखो यहाँ पे जाए, यहाँ ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। दोस्तों ऐसा भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा। यस और नो? तो सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था दोस्तों? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गॉसियन सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, ऐसे बहुत सारे जा रहे हैं। पर दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा है गॉसियन सरफेस से, वो बाहर भी तो आ रहा है। यस और नो? यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं वो अंदर नहीं आ रहे हैं वापस। मतलब सपोज 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं तो वो बाहर ही जा रहे हैं। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रहे हैं तो अंदर ही जा रहे हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा है और वापस बाहर आ रहा है, तो नेट फ्लक्स विल बी 0। ये और एक कौन सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लो आप, जो चार्ज आपके गॉसियन सरफेस के बाहर है, उस बाहर से आने वाले चार्ज से आने वाले कौन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ले लो, वो आपके गॉसियन सरफेस से अंदर जाएगा और बाहर भी आएगा। यस और नो? तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है दोस्तों। मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान दीजिए। सपोज मेरे पास चार्ज है एक +2 कूलम का और मेरे पास दूसरा चार्ज है एक -2 कूलम का, ठीक है ना। और इन दोनों को मैंने गॉसियन सरफेस में बंद कर दिया। चलिए गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज इक्वल टू नेट चार्ज। अब यहाँ पे आप नेट चार्ज निकालोगे, +2 कूलम -2 कूलम, वो तो 0 आएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। यस और नो? क्यों दोस्तों यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पॉजिटिव चार्ज है +2 कूलम का। मान लो यहाँ से 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं और सरफेस को पेनिट्रेट करके बाहर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये जो चार्ज है वो -2 कूलम का है, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि यहाँ इस चार्ज में 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट हो रहे हैं।
तो 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं, 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर या बाहर कितने जा रहे हैं? 0। यस और नो? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज सरफेस एरिया या गॉसियन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 0। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है गॉस लॉ को अप्लाई कैसे करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, हर एक एग्जाम्पल आपको ठीक से समझना ज़रूरी है, नहीं तो एप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके लिए एक न्यूमेरिकल है। अ पॉइंट चार्ज of 17.7 microcoulomb is located at the center of a cube of side 0.03 meter. Find the electric flux through the each face of the cube. ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आपने फ्लक्स निकालने के 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, ध्यान दीजिए। पहला फॉर्मूला बाय डेफिनेशन था फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। दोस्तों ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिफॉर्म है और आपका जो एरिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने जो रखा है वो प्लेन है। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, आपका एरिया कर्व है या दोनों प्रेजेंट है, तो आपको जनरल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए या डी एस भी लिख सकते हैं कॉस थीटा। यस और नो? दोस्तों ये एक फॉर्मूला है। अगर आपका जो सरफेस है जिसके जिससे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो वो अगर क्लोज है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है दोस्तों, और हम लोग लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी के जगह पे बहुत टाइम डी एस भी यूज़ कर सकते हैं, तो डी एस कॉस थीटा। ये हम लोग ने पढ़ा है, एक फॉर्मूला है, आपको ये क्लियर होगा। अभी हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को क्या दिया है कि एक क्यूब के सेंटर में मैंने इतना चार्ज रखा है, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द ईच फेस ऑफ द क्यूब। ईच फेस ऑफ द क्यूब, पूरे क्यूब से नहीं पूछा है, एक फेस से कितना जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग को ये पूछा है दोस्तों आप क्यूब का डायग्राम निकालिए। क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर में आप ये इतना चार्ज रखो, उसको क्यू बोलो, और आप ट्राई करो कि आपको आ रहा है कि नहीं, फिर हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे जाते हैं दोस्तों। देखिए जैसे डायग्राम, जैसे हम लोग को न्यूमेरिकल में बोला था वैसे हम लोग ने क्यूब का डायग्राम निकाला है, और इस न्यूमेरिकल में हम लोग को ये भी बोला है कि ये जो चार्ज है क्यू, ठीक है ना, क्यू, मैं उसको क्यू बोल रहा हूँ, क्यू इज इक्वल टू कितना है 17.7 माइक्रोकूलम। इसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए ऐसा यूनिट में, 17.7 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेंटर में रखा है, ये एग्जैक्टली सेंटर में रखा है। अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करूँगा, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज इनसाइड द क्यूब विच इज क्यू डिवाइडेड बाय, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो क्यू है वो अपने एयर में रखा है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पर दोस्तों ये जो फ्लक्स निकल रहा है वो सारे क्यूब, मतलब क्यूब के सारे फेसेस में से निकल रहा है। देयर आर टोटल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब, और हर एक टोटल सारे पूरे क्यूब से निकलने वाला ये फ्लक्स है। पर हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग को पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द ईच फेस, मतलब एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना है। दोस्तों 6 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स इतना है, तो एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना रहेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6 सरफेस से इतना निकल रहा है, तो एक सरफेस से कितना निकलेगा, दिस डिवाइडेड बाई 6। पर दोस्तों ये सही है, पर आप ये तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका चार्ज अगर क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर में रखा हो। ठीक है ना, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अगर ये एग्जैक्टली सेंटर में रखा है, तो सपोज इस फेस से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है, तो हर एक फेस से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही जाएंगी, और हर एक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा, हर एक फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा। अगर ये चार्ज मैं सपोज इस सरफेस के नज़दीक रखता हूँ, यहाँ पे रखा, सेंटर में ना रखा, तो क्या होगा दोस्तों, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वो कम जाएंगी, और ये जो सामने वाला सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वो ज़्यादा जाएंगी। तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा वो कम होगा, और इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ज़्यादा होगा। भले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा, आपने चार्ज क्यू कहीं पे भी रखो, क्लोज सरफेस के अंदर कहीं पे भी रखो, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द एंटायर क्यूब वो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही है, पर
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द ईच फेस, वो आप Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट तभी लिख सकते हो जब अगर आपने इस Q को एग्जैक्टली सेंटर में रखा है। तो अगर Q का पोजीशन आप सेंटर को छोड़ के किसी और पोजीशन में रखते हो तो ये लिखना गलत होगा दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर Q सेंटर में है तो ही क्यूब के हर एक फेस में से जो जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ये सॉल्व करोगे क्यू के जगह पे अगर आप ये वैल्यू डाल दोगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दोस्तों प्लीज़ बाय हार्ट कर लो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये डाल दो, यहाँ पे डिवाइड बाय 6 कर दो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर है। आप खुद सॉल्व कीजिए, आंसर को मैच हो रहा है कि नहीं देखिए। ठीक है दोस्तों, अभी आगे जाते हैं। ओके दोस्तों, ये न्यूमेरिकल हम लोग को क्या बोल रहा है? ये न्यूमेरिकल हम लोग को बोल रहा है कि एक हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर and area of cross section 25 centimeter square is placed in a 3-dimensional coordinate system as shown in the figure. The electric field in the region is given by E bar is equal to 50x I cap, where E is in Newton per coulomb and x is in meters. Find the net electric flux through the cylinder and charge enclosed by the cylinder. दोस्तों ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप खुद ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। अगर आपको ये आ रहा है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं आ रहा है तो हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है सबसे पहले हम लोग को, क्या पूछा है? नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अभी सिलेंडर से कितना टोटल फ्लक्स जा रहा है वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, सेकंड क्या पूछा है? चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर। तो चार्ज एनक्लोज बाय द सिलेंडर हम लोग को निकालना है। ओके, तो पहले हम लोग टोटल फ्लक्स निकालते हैं, सिलेंडर में से कितना जा रहा है। ओके, अभी आप मुझे बताइए सिलेंडर को आपको कितने फेसेस दिख रहे हैं? मुझे 3 दिख रहे हैं। देखो, ये एक प्लेन सरफेस, एक प्लेन सर्कुलर सरफेस, ये एक दूसरा प्लेन सर्कुलर सरफेस और ये कर्व सरफेस। ठीक है ना, तो मैं तीनों में से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग निकालूंगा और तीनों को फिर ऐड कर दूंगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस मिल जाएगा। इस पहले सरफेस में से जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं φ1 बोलता हूँ, दूसरे सरफेस से जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं φ2 बोलता हूँ और इस तीसरे सरफेस से जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं φ3 बोलता हूँ। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। दोस्तों आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको ऐड करने के लिए कुछ डायरेक्शन वगैरह की सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलो हम लोग पहले निकालते हैं φ1, मतलब इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है। फाइन, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ई बार, आप मुझे बोलिए, सोचिए और आप मुझे बोलिए, ये 50x आई कैप, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपको दिया है, क्या ये कांस्टेंट है कि किसी के साथ बदल रही है? दोस्तों ये कांस्टेंट नहीं है, ये किसी के साथ बदल रही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, ई बार इज इक्वल टू, ये ई बार का मैग्नीट्यूड है 50x और आई कैप उसका डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आई कैप वो नहीं बदल रहा है, एवरीवेयर इट इज सेम, एवरीवेयर इट इज सेम। पर अगर आप मैग्नीट्यूड को देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ बदल रहा है। मतलब अगर आप इस सरफेस पे देखोगे, इस सरफेस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, क्लियरली दिख रहा है हम लोग को, कितना है? 1 मीटर। तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो आई कैप ही होगा, मतलब राइटवर्ड ही दिख रहा होगा, पर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्स के जगह पे आपको क्या डालना पड़ेगा? 1, तो 50 आई कैप न्यूटन पर कूलम होगा। अगर आप इस सरफेस को, सेकंड सरफेस को देखोगे तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। आप बता सकते हैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ पे होगा 1 + 1 मतलब 2 मीटर। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 2, तो 50 × 2 आई कैप। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है एंड दैट मैग्नीट्यूड इज वेरिएबल विद द एक्स कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन सेम है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग φ1 निकालते हैं। φ1 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? φ1 इज इक्वल टू E1 बार डॉट A1 बार। ठीक है, अच्छा, A1 बार डॉट A1 बार को मैं कैसे लिखूँ? E1 × A1 × cos थीटा। यस और नो? अच्छा, अभी E1 को मैं निकालता हूँ, E1 को क्या, E1 पहले E1 बार को निकाल लेता हूँ। E1 बार इज इक्वल टू E1 × E1 कैप। E1 कैप क्या है दोस्तों? E1 बार का डायरेक्शन, और क्या होगा? अच्छा, E1 बार का मैग्नीट्यूड, E1 का मैग्नीट्यूड निकाले। देखो, E1 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 50x आई क्यूब। मैग्नीट्यूड x की जगह पे क्या डालूँ मैं? 1, तो ये जाएगा 50। यस और नो? और डायरेक्शन आई कैप ही है, तो ये हो जाएगा आई कैप। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि E1 बार 50 आई कैप कैसे है।
ठीक है। अभी मैं A1 बार निकाल रहा हूँ दोस्तों, क्या है, मैं A1 बार को ऐसा लिख सकता हूँ, A1 बार इज इक्वल टू A1 इंटू A1 कैप। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एरिया है जिसको मैं A1 बोल रहा हूँ और इसके एरिया वेक्टर को A1 बार बोल रहा हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है A1 बार के, ये A1 बार हो सकता है या A1 बार ये A1 बार हो सकता है, पर आपको अभी तक पता होगा कि इनवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का कभी नहीं ले सकता, तो मेरे पास यही डायरेक्शन एक बचता है। ये डायरेक्शन दोस्तों क्या है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ये माइनस आई कैप है, तो A1 कैप के जगह पे मैं माइनस आई कैप लिख सकता हूँ। क्या आपको A1 दिया है? हाँ दोस्तों, आपको A1 दिया है, देखो एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, तो ये क्रॉस सेक्शन है, उसका एरिया आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसको हम लोग SI में कन्वर्ट करके लिखते हैं 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और आपका डायरेक्शन आ जाएगा माइनस आई कैप। यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों माइनस आई कैप, यस और नो। अभी A1 बार और E1 बार, A1 बार दिख रहा है माइनस आई कैप की तरफ, E1 बार दिख रहा है आई कैप की तरफ, तो इन दोनों के बीच में का जो एंगल है वो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। φ1 इज इक्वल टू E1 के जगह पे मैं डाल रहा हूँ 50, मैं A1 के जगह पे डाल रहा हूँ 25 इंटू 10⁻⁻⁴ और cos 180, यस और नो। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या आएगा दोस्तों, 125 इंटू 10⁻⁻3, आई होप ये सही है, इंटू -1 इंटू -1, सो मेरा आंसर फाइनल आ गया -1.125 वोल्ट, या मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एक यूनिट है दोस्तों जो है वोल्ट मीटर। दोनों में से आप जो चाहिए वो यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो φ1 निकल गया दोस्तों। अभी दोस्तों φ2 निकालते हैं। ठीक है ना दोस्तों, φ2 कैसे होगा, φ2 हो जाएगा आपका E2 बार, φ2 के पहले हम लोग φ3 निकालते हैं, वो आसान होगा। सो E3 बार डॉट A3 बार, यस और नो। ठीक है, चलो पहले E3 बार निकालते हैं दोस्तों। E3 बार क्या हो जाएगा, E3 इंटू E3 कैप। अभी E3 कैसे निकालना है आपको, E3 मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो जनरल फॉर्मूला क्या है, 50x, मैग्नीट्यूड है 50x, तो 50x का वैल्यू यहाँ पे 1, ये 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 2, तो x के जगह पे 2 डाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, और डायरेक्शन तो हमेशा आई कैप ही है, तो आई कैप, तो आपको E3 कैप मिल गया दोस्तों। अभी A3 बार इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ A3 इंटू A3 कैप। आई होप आपको ये समझ रहा है दोस्तों। A3 कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं लिख रहा हूँ 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अभी A3 कैप मतलब इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो ये इस तरफ हो सकता है या इस तरफ हो सकता है, पर ये तो नहीं ले सकता मैं क्योंकि इनवर्ड है, तो यही लेना पड़ेगा। ये कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों, आई कैप, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई कैप। ठीक है ना। तो अभी A3 बार और E3 बार में दोनों आई कैप मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो दोनों के बीच में का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा φ3 है इज इक्वल टू E3 इंटू A3 इंटू cos 0। cos 0 कितना होता है दोस्तों 1, E3 कितना है, E3 आप डाल दो 25 इंटू 10⁻⁴ इंटू A3 कितना है, A3 आपका आया 100 इंटू cos 0 हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आया 25 इंटू 10⁻⁻2, और इसको आप लिख सकते हो 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपको मिल गया φ3, यस और नो। φ1 और φ3 तो मिल गया। अभी हम लोग को निकालना है φ2 दोस्तों। अभी φ2 को आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि φ2 जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग को अभी जो एरिया है वो कर्व है, और जब भी कर्व एरिया रहेगा तो आपको पता है कि पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको कर्व एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता है, और आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा φ2 इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा। आई होप आपको समझ रहा है। ठीक है ना। तो अभी मैं कौन सा भी एक छोटा सा सरफेस एरिया लूँगी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सपोज मैंने ये DS लिया, ये मैंने लिया, आप कौन सा भी लिख सकते हैं। अगर ये DS है तो दोस्तों ये DS बार होगा, ये DS बार होगा, पर हम इस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोस्तों आई कैप है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये होगा, और दोनों के बीच में का एंगल 90। अगर एंगल 90 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस छोटा सा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, d कितना हो जाएगा 0। दोस्तों सिर्फ इसी छोटे से सरफेस एरिया में से नहीं, आप कौन सा भी छोटा सा सरफेस एरिया लो, उस सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 ही रहेगा।
तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर विल बी 0। तो दोस्तों आपका फाई 2 0 आने वाला है। तो अभी आप मुझे बताइए फाई क्या होगा। फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई 2 तो 0 है तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्लस फाई 3। अभी फाई 1 कितना है दोस्तों, फाई 1 आपका कितना आया, फाई 1 आपका आया 0 माइनस 0.125 प्लस फाई 3 कितना आया आपका, फाई 3 आया आपका 0.25, ठीक है ना। अभी आप इसको ऐड करोगे दोस्तों, ये माइनस है ये भूलना नहीं, माइनस 0.125 प्लस 0.25, तो आपको आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपका साइन माइनस है, इसका मतलब है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इनवर्ड है, इनवर्ड। देखो ये है माइनस 1.25 प्लस 0.25। अगर आपका साइन प्लस है तो इसका मतलब है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अंदर की तरफ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी मैं इनको ऐड कर दूँ तो मुझे फाइनल आंसर आने वाला है दोस्तों प्लस 125 प्लस 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, येस और नो। अभी प्लस आंसर आया है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आउटवर्ड है, तो जो नेट चार्ज है वो अंदर की तरफ, इसके अंदर जो नेट चार्ज इनक्लोज है वो पॉजिटिव होगा। अभी हम लोग को क्या पूछा है, नेट चार्ज भी पूछा है, तो यहाँ पे मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर इज इक्वल टू नेट चार्ज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू तो आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। नेट फ्लक्स आपने अभी अभी निकाला है, ये आपका नेट फ्लक्स है। सो दिस इनटू दिस आपको जो चार्ज इनक्लोज है वो भी आ जाएगा और वो पॉजिटिव होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम लोग को पढ़ना है गॉस लॉ के एप्लीकेशन, गॉस लॉ को अप्लाई करना है। दोस्तों हम लोग ने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये सपोज ये पॉइंट चार्ज है Q, इस पॉइंट चार्ज से मैं अगर r डिस्टेंस पे जाऊंगा इधर, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 1/4πε0k इंटू Q/r²। ये हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है ना दोस्तों। और ये हम लोग ने डिराइव कहाँ से किया था, ये हम लोग ने डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ अ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को यूज़ करके हम लोग ने ये डिराइव किया था। पर दोस्तों कूलम्स लॉ का एक ड्रॉबैक है। कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्ज। ये आपको दिख रहा है, ये पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास एक्सटेंडेड बॉडीज़ है, और उन बॉडीज़ के ऊपर चार्ज है और उनके वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। अभी आप बोलेंगे एक्सटेंडेड बॉडीज़ मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। देखो ये स्फीयर है, और इस स्फीयर को अगर मैंने चार्ज कर दिया, अब ये चार्ज स्फीयर आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा। वो हम लोग कूलम्स लॉ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो स्फीयर है वो एक्सटेंडेड बॉडी है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इस केस में हम लोग को गॉस लॉ का हेल्प लेना पड़ता है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मैं अभी स्टेटमेंट बना रहा हूँ उसका। दोस्तों गॉस लॉ इज यूज to find out the electric field intensity produced by the extended charge bodies, for example sphere, for example wire, for example one plane। I hope आपको समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक मेटल का स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, मेटल का स्फीयर है। उसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। सपोज इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो Q है, टोटल चार्ज है सपोज वो Q है। दोस्तों सिंस दिस इज अ मेटल का स्फीयर, ये जो टोटल चार्ज Q होगा वो पूरा का पूरा सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। दोस्तों ये जो चार्ज Q है ये आपके मेटल के स्फीयर के पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने वाला है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो Q चार्ज है, मान के चलो कि आपका जो स्फीयर है उसका टोटल एरिया है A, ठीक है ना। तो टोटल एरिया पे इतना चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है, इतना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यूनिट एरिया पे कितना हुआ है आप आराम से निकाल सकते हैं। यूनिट एरिया पे स्प्रेड हुआ है Q/A। दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं Q/A को ही हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट अ चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको एक स्पेशल सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा इज नथिंग बट अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज नथिंग बट चार्ज स्प्रेड ऑन यूनिट एरिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट भी आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। क्यू का यूनिट होगा आपको पता है कूलम, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर ये आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। देखो अगर आपका चार्ज एक सरफेस पे फैला हुआ है तो ही आप सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ योर स्फीयर मैं लिख सकता हूँ Q। व्हाट इज Q? द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर डिवाइडेड बाय, आपको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला है 4πr²। ये आर क्या है दोस्तों? आर आपके स्फीयर का रेडियस है। तो स्फीयर के लिए मैं स्फीयर के सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने आपको पूछा कि स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज स्प्रेड पर यूनिट एरिया इनटू 4πr²। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी जो चार्ज Q है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, अभी जो चार्ज Q है वो अभी एक स्फीयर पे ना स्प्रेड नहीं हुआ है, अभी एक वायर पे स्प्रेड हुआ है। और दोस्तों एक वायर की एक खासियत है, ये जो वायर है ना वो इनफाइनेटली लॉन्ग है, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एरो दिखाया। आपको जितना चाहिए आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो, आप जितना चाहिए इसके ऊपर आपको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। ये इनफाइनेटली लॉन्ग एक वायर है। ठीक है दोस्तों, और इस वायर के ऊपर चार्ज Q है। ठीक है, तो अभी ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, तो पूरे वायर के ऊपर चार्ज Q फैला हुआ है, ये बोलना थोड़ा सा दोस्तों आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेंथ लेता हूँ। सपोज ये लेंथ L है, ठीक है ना, तो इस लेंथ L पे चार्ज Q फैला हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। येस और नो? ठीक है ना दोस्तों, स्फीयर तो लिमिटेड एरिया है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर मतलब उसका लेंथ तो इनफाइनेट हो गया। इसके लिए मैं एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ ये बड़े वायर का, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसका लेंथ में L बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो दोस्तों मैं ऐसा इस लेंथ L पे चार्ज Q फैला है, तो आप बता सकते हो कि यूनिट लेंथ पे कितना फैला है। आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, Q डिवाइडेड बाय L। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज linear charge density. Linear charge density is represented by a letter lambda. Linear charge density का मतलब है दोस्तों चार्ज पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर पे कितना चार्ज है, दैट इज लैम्बडा दोस्तों। दैट इज नथिंग बट व्हाट? लैम्बडा, विच इज कॉल्ड एज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी और चार्ज पर यूनिट लेंथ। दोस्तों आपके वायर 2 डायमेंशनल नहीं है, मतलब वायर के पास एरिया नहीं होगा दोस्तों, वायर के पास क्या होगा? वायर के पास लेंथ होगा। इसके लिए हम लोग टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ कर रहे हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया है स्फीयर के पास, इसके लिए हम लोग ने टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया किया। येस और नो? ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज मेरे पास एक वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ दोस्तों, लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ सपोज मान के चलो और 2 कूलम पर मीटर है। मतलब अगर आपने वायर का 1 मीटर इतना अगर आपने उसका पीस निकाला तो 1 मीटर पीस के ऊपर वायर के 2 कूलम इतना चार्ज होगा। ठीक है, तो ऐसे वायर से मैंने से फॉर एग्जांपल 5 मीटर का एक पीस कट किया। ठीक है ना, 5 मीटर का एक पीस कट किया, तो आप मुझे बता सकते हैं कि उस 5 मीटर के पीस के ऊपर जिसका 5 मीटर के पीस के ऊपर कितना टोटल चार्ज होगा। तो दोस्तों आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन L, देयरफॉर आई कैन राइट Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L। येस और नो? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? व्हाट इज Q? इट इज़ अ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ L। ठीक है ना, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। लैम्बडा आपको दिया है 2 कूलम पर मीटर इंटू आपको लेंथ कितना दिया है 5 मीटर, मीटर विल गेट कैंसिल, और आपका आंसर आ गया 10 कूलम। सो 10 कूलम इज द चार्ज विच इज स्प्रेड ऑन द लेंथ ऑफ 5 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अभी दोस्तों थर्ड केस में मेरे पास क्या है? थर्ड केस में मेरे पास है एक चार्ज इनफाइनाइट, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये भी एक यूनिफॉर्मली चार्ज है और ये भी मैं चारों तरफ इसको स्प्रेड कर सकता हूँ, यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे आप बताइए
सिग्मा को डिफाइन करूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करूँ, या लैम्बडा को डिफाइन करूँ? आप सोच के बताइए दोस्तों। दोस्तों ये शीट है, ये एक प्लेन शीट है, तो इसके लिए मैं क्या डिफाइन करूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी? दोस्तों अगर आपका आंसर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सही है दोस्तों, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। मैं ए कौन सा भी एरिया ले सकता हूँ दोस्तों, सपोज ये मैंने एरिया लिया है, ये ए है, तो अगर मैंने ये एरिया लिया है तो इस एरिया पे जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वही लूँगा मैं दोस्तों, इस एरिया के बाहर का नहीं लूँगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों ये जो 3 एप्लीकेशंस है, ये 3 डेरिवेशंस है हमारे टेक्स्ट बुक में, दैट इज अंडर द नेम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है ना दोस्तों, इन तीनों डेरिवेशन का जो फॉर्मेट है वो सेम है। इन तीनों डेरिवेशन में आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, और उन स्टेप्स को मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। देखो, देयर आर टोटल 6 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो इन ऑल 3 डेरिवेशन, सो दैट इट विल बी रियली इजी टू रिमेंबर देम एंड रिप्रोड्यूस देम ऑन अ पेपर। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको करना है डिफाइन चार्ज डेंसिटी। डिफाइन चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्बडा, सिग्मा वगैरह वगैरह। सेकेंड स्टेप क्या है दोस्तों, सेकेंड स्टेप में आपको एक सूटेबल गॉसियन सरफेस निकालना है। अब ये सूटेबल वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जैसे डेरिवेशंस देखेंगे आपको ये समझ में आएगा। तो सेकेंड स्टेप आपको एक सूटेबल गॉसियन सरफेस निकालना है। फिर आपको फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन डी एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज करके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 आपका। ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ ये सारे तीनों डेरिवेशंस में दोस्तों कॉमन है। ठीक है ना। थर्ड स्टेप में आपको ये जो बाय डेफिनेशन से हम लोग ने फॉर्मूला सीखा था, वो फॉर्मूला यूज करके आपके गॉसियन सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जा रहा है वो निकालना है। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में और फिफ्थ स्टेप में आपको गॉस लॉ को अप्लाई करना है। गॉस लॉ इज इक्वल टू फाई क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो आपको दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन मिला है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम मिला है। तो आपको ये लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है, और ये इक्वेट करने के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। आप भूले होंगे, मैं वापस बता रहा हूँ दोस्तों, गॉस लॉ इज यूज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ऑफ एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज लाइक दिस। और वो करने के लिए ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो कॉमन स्टेप्स हैं। तो हम लोग को तीनों फॉर्मूलाज को देखना है, और तीनों डेरिवेशंस को हम लोग को देखना है और उनको समझ के लेना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट डेरिवेशन। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिया है एक स्फीयर, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया है एक स्फीयर। इस स्फीयर का रेडियस है r, ठीक है ना, और ये सेंटर O पे रख दिया ऐसा मान के चलो। अभी ये स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है Q। टोटल चार्ज कितना है दोस्तों, Q। अभी जैसे ही स्फीयर चार्ज होगा तो उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। तो आपको पूछा है, आपके डेरिवेशन का एम है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर। अगर मैं सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर से r डिस्टेंस पे आ जाऊँ यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है हम लोग को यही निकालना है विद द हेल्प ऑफ अ गॉस थ्योरम। दोस्तों ये हम लोग कूलम्स लॉ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो बॉडी है वो पॉइंट पार्टिकल नहीं है, ये एक्सटेंडेड बॉडी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको ये समझ में आ रहेगा, ये जो चार्ज Q है ये एक सरफेस में फैला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब स्टेप जो रहेगा वो मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना है। सो लेट Q बी द टोटल चार्ज स्प्रेड ऑन द एरिया A ऑफ द स्फीयर विच इज कॉल्ड एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको आगे जाके मैं Q अपॉन A को 4 पाई कैपिटल R² भी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे आपकी गलती हो सकती है। कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो आपके न्यूमेरिकल में सेम कांस्टेंट रहेगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर कम ज़्यादा नहीं होगा। एंड स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यस, और स्मॉल r कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने पॉइंट यहाँ पे यहाँ लिया तो r बढ़ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ लिया तो r कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल r और कैपिटल R में फ़र्क आपको समझ में आ गया है दोस्तों।
दोस्तों ये जो डायग्राम है, ये जो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम निकाला है, ये फाइनल डायग्राम है। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम निकालते चलूँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये डायग्राम हम लोग कहाँ से पहुँचे। तो मैं फर्स्ट स्टेप को रीड कर रहा हूँ, डिफाइन चार्ज डेंसिटी। आपको ये जब आप डेरिवेशन नोटबुक में लिखोगे तो आपको स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो पार्ट है इतना ही लिखना है आपको, और डायग्राम भी एक ही बार निकालना है, ठीक है। कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r and center at O, place in a medium of dielectric constant K और permittivity epsilon, आपको ये तो पता है epsilon is equal to epsilon naught K. Let sigma be the uniform surface charge density of the sphere, ठीक है, that is q upon a which is equal to q upon 4 pi r square. दोस्तों ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है दोस्तों, ड्रॉ अ सूटेबल गॉसियन सरफेस। अब ये सूटेबल गॉसियन सरफेस क्यों? सबसे पहले देखो, ध्यान दीजिए, ये हम लोग का चार्ज स्फीयर था, ये उसका रेडियस था, मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ वापस, ये चार्ज स्फीयर था, ये उसका रेडियस था, ये पॉजिटिवली चार्ज है दोस्तों। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे स्टार्ट होगी और आपके सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, यस और नो, ठीक है ना। अभी आर डिस्टेंस पे आपको, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का सबसे पहला रूल क्या है? अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए जिसके अंदर आपके चार्जेस हो। तो यहाँ पे मुझे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग एक क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस निकालना पड़ेगा। पर दोस्तों गॉस लॉ में हम लोग ने पढ़ा था कि आपकी इस क्लोज सरफेस के शेप और साइज़ के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जैसा चाहिए जैसा शेप चाहिए रख सकते हैं, साइज चाहिए रख सकते हैं, सिर्फ वो क्लोज होना ज़रूरी है, ठीक है ना। पर यहाँ पे आपको अगर आपका मैथ्स ईजी करना है, आपको फटक से कैलकुलेट करके आगे बढ़ना है, तो आपका जो गॉसियन सरफेस रहेगा वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सिलेक्ट करना है। तो जो आपका गॉसियन सरफेस रहेगा फर्स्ट, वो उस पॉइंट से ज़रूर जाना चाहिए जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस पॉइंट को मैं P बोल रहा हूँ। अगर आपको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो R डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ द स्फीयर से, तो आप जो भी गॉसियन सरफेस निकालेंगे जिसके अंदर ये स्फीयर आप एनक्लोज करोगे, वो पॉइंट P से ज़रूर जाना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो गॉसियन सरफेस है वो गॉसियन सरफेस जानबूझ के स्फेरिकल ले रहा हूँ। मैं कौन सा भी शेप ले सकता हूँ, स्क्वायर भी ले सकता हूँ, सॉरी क्यूब भी ले सकता हूँ, पर मैं जानबूझ के स्फेरिकल ले रहा हूँ। इससे मेरा मैथमेटिक्स बहुत सिंपल होगा। वो कैसे होगा आपको नेक्स्ट स्टेप 3 में समझ में आएगा। और थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट दोस्तों, ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लूँगा उसका सेंटर और मेरे इस चार्ज स्फीयर का सेंटर एक ही होगा। मतलब वो जो होंगे, दोनों होंगे, वो कैसे हो जाएंगे? कॉन्सेंट्रिक। तो दोस्तों मैं गॉसियन सरफेस निकाल रहा हूँ, ये डॉटेड जो है दोस्तों, ये मेरा गॉसियन सरफेस है जो स्फेरिकल इन शेप है, जो पॉइंट P से जा रहा है और उसका सेंटर और मेरे इस चार्ज स्फीयर का सेंटर सेम है। दोस्तों ये एक सूटेबल गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस तो ये भी है दोस्तों, ये भी गॉसियन सरफेस है। पर जो अभी हम लोग ने इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करके जो गॉसियन सरफेस निकाला है वो सूटेबल है। सूटेबल क्यों है? क्योंकि हम लोग का मैथ्स बहुत सिंप्लीफाई करेगा। जो इंटीग्रेशन का मैथ्स है वो हम लोग का बहुत सिंप्लीफाई करेगा ये आपका गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा रहेगा, ये आपका जो डॉटेड है वो गॉसियन सरफेस है जो पॉइंट P से जा रहा है, और ये आपको जो लाइंस दिख रहे हैं वो दोज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप आपको स्टेप 2 क्लियर है। मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P at a distance r from the center of the charge sphere, imagine a concentric Gaussian sphere of radius r, small r, ध्यान दीजिए, passing through the point P। आई होप आपको ये सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिए, अभी हम लोग को क्या करना है। स्टेप 3 क्या बताता है दोस्तों? यूज़ फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन। क्यों दोस्तों ये क्लोज क्यों है? क्योंकि आपका जो सरफेस है जिसके ऊपर आप इंटीग्रेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो आपका क्लोज है। तो यूज़ दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। अभी दोस्तों ये फॉर्मूला क्यों निकालना है? क्योंकि जिससे आपको फ्लक्स निकालना है वो कर्व सरफेस एरिया है, और जब भी कर्व सरफेस एरिया रहेगा तो हम लोग को यही फॉर्मूला यूज़ करना है। और जो कर्व सरफेस एरिया वो क्लोज भी है, इसके लिए मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये साइन यहाँ पे दिखाया गया है। ओके ठीक है। तो हम लोग को इससे अगर हम लोग को फ्लक्स निकालना है तो क्या करना है? आपके गॉसियन सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो, ये एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया है ds, ये देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये ds,
ठीक है ना। अगर ये डी एस है तो डी एस बार एग्जैक्टली इसको परपेंडिकुलर रहेगा, तो डी एस बार आपको समझ में आया, एग्जैक्टली इसको परपेंडिकुलर रहेगा। अभी देखो, आपने जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल लिया है, इसके वजह से और उस सिर्फ उसके ही वजह से इस छोटे से सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा वो भी सरफेस को परपेंडिकुलर ही जाएगा, वो भी सरफेस को परपेंडिकुलर ही जाएगा। अगर आपने गॉसियन सरफेस कुछ अलग दिया रहता, टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो और किसी और शेप का लिया रहता, तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस छोटे से सरफेस डीएस में से जा रहा है वो उस डीएस को परपेंडिकुलर नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल कुछ अलग रहता, सपोज आपने ऐसा एरिया लिया रहता कुछ तो आपका ये डीएस रहता, ये डी एस रहता है, ये डी एस है, तो डी एस बार कुछ तो ऐसा होता और आपका ई बार ऐसा होता, आपका मैथ्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। पर इसके वजह से इस डी एस बार और ई बार के बीच में का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री। तो डी फाई दोस्तों, डी फाई क्या है, डी फाई इज़ द स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस एरिया। मैं पूरे एरिया के बारे में बात नहीं कर रहा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस एरिया इज इक्वल टू डी एस इंटू ई, या ई डी एस लिख दो, एक ही बात हो गया, मैं ई डी एस लिखता हूँ, ई इंटू डी एस। कॉस थीटा तो 0, कॉस थीटा तो 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस एरिया डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ठीक है। अच्छा चलो अभी दूसरा एरिया लेते हैं, ये तो डी फाई बन गया, हम लोग को पूरे सरफेस का करना है। तो मैंने गॉसियन सरफेस का ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये छोटा सा, ये भी डी एस है। अगर ये डी एस है तो ये डी एस बार हो गया। पर इसमें भी आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये जो डी एस बार है उनके बीच में का जो एंगल है दोस्तों यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी डी फाई, आई होप आपको समझ रहा है, वो आ जाएगा ई इंटू डी एस। दोस्तों ये नहीं, आप गॉसियन सरफेस का कौन सा भी सरफेस ले लो छोटा सा, जिसको आप डी एस बोल रहे हो, उस छोटे से कौन से भी सरफेस से जाने वाला जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो आपको ई डी एस ही मिलेगा, यस और नो। तो अभी आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने के बाद आपको टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड, तो डी फाई को इंटीग्रेट करूँगा तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अभी दोस्तों मैथ्स में आपने पढ़ा रहेगा कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट चीज़ है तो इंटीग्रेशन से बाहर आती है। अभी इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेने का और एक फ़ायदा आपको समझ में आएगा दोस्तों। इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे अगर किसी भी पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे सारे पॉइंट आपके सेंटर ऑफ द स्फीयर से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब आर डिस्टेंस पे है। अगर मैं ये सरफेस एरिया ले लूँ तो भी वो आर डिस्टेंस पे है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ई है तो यहाँ पे भी ई है, तो यहाँ पे भी ई है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इज ई, दैट इज कांस्टेंट। तो दोस्तों ये जो ई है वो बाहर आएगा, अगर ई बाहर आएगा तो फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हो जाएगा, यस और नो। डी एस क्या है दोस्तों, डी एस आपका छोटा सा सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का, यस और नो। अभी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, अभी इस डी एस 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 इस सारी डी एस को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा गॉसियन सरफेस का। और अभी गॉसियन सरफेस तो स्फीयर है, गॉसियन सरफेस तो स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है। देखो कितने सारे, मतलब हमारा मैथ्स कितना ईजी हो रहा है। गॉसियन सरफेस स्फीयर लेने की वजह से हम लोग का जो मैथ्स है वो बहुत ईजी होता था। अगर आप किसी और शेप का लेते थे, आप उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो आप कैसे लिखते थे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, आप लिख क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दैट मीन्स वी हैव कैलकुलेटेड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस बाय दिस फॉर्मूला, बाय दिस फॉर्मूला। देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, यहाँ बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको ये पढ़ के दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं। ड्यू टू सिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ड्यू टू सिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई is same at all points on the Gaussian surface and will be directed radially outward। आपको दिख रहा है डायग्राम में। Now next, at every point on the Gaussian surface, angle between E bar and area element vector ds bar is 0, that is cos theta is equal to 1। अभी therefore the total flux through the closed surface is given by, ये जनरल फॉर्मूला है। फिर आपको पता है ई डी एस कॉस थीटा, थीटा दोस्तों कॉस थीटा को मैं थीटा को 0 डिग्री तभी डाल सकता हूँ अगर हर डी फाई के लिए थीटा 0 डिग्री है। पर यहाँ पे हम लोग ने देखा है हर डी फाई के लिए
थीटा 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो जाएगा, ई बाहर, और आपको ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। आई होप आपको ये स्टेप 3 क्लियर है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। अभी स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, ये तो बहुत ही आसान स्टेप है दोस्तों। हम लोग को गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपके गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना है वो निकालना है। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो इस स्फीयर के ऊपर जितना टोटल चार्ज है उतना ही है, क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो आपके स्फीयर के ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्यू है, तो आपके गॉसियन सरफेस के अंदर भी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू। दैट इज आवर स्टेप 4, कैलकुलेट द नेट चार्ज एनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस। द नेट चार्ज एनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस इज क्यू, ठीक है ना, क्योंकि आपके स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज हम लोग ने क्यू माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी अप्लाई गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम आपको पता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। सो क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये हो गया हम लोग का स्टेप नंबर 5। अभी हम लोग ने स्टेप नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 हम लोग को मिला था, अभी स्टेप नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 2 मिला है। अभी दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे और रीअरेंज करेंगे, हम लोग को ई मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, स्टेप सी क्या है, इक्वेट इक्वेशंस फ्रॉम स्टेप 3 एंड स्टेप 5। तो दोस्तों स्टेप 1 से हम लोग को ये 5 इज इक्वल टू दिस मिला था, या इक्वेशन 1 से हम लोग को 5 इज इक्वल टू ये मिला था, और इक्वेशन 2 से 5 इज इक्वल टू ये मिला था। दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, यहाँ पे मैंने दोनों को रीअरेंज कर दिया, और आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r from the center of the charge sphere is simply given by 1/4 pi epsilon naught q upon r square। ठीक है ना, अगर आप मीडियम की बात कर रहे हो तो ये फॉर्मूला, अगर आपका जो स्फीयर है अगर आपने एयर में रखा है तो k का वैल्यू 1 हो जाएगा, और आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझा है। अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि अगर पॉइंट चार्ज है उसके r डिस्टेंस पे जाऊँगा मैं, और इस पॉइंट पे अगर मुझे ये पॉइंट चार्ज है सपोज q, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये है। पॉइंट चार्ज के जगह पे अगर मेरे पास एक स्फीयर है और उसके ऊपर भी चार्ज क्यू है, और इस स्फीयर के सेंटर से अगर मैं आर डिस्टेंस पे जाता हूँ तो भी यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, फॉर्मूला सेम है पर कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि शो दैट कि uniformly charged sphere is equivalent to a point charge at its center। मतलब आप इस चार्ज स्फीयर को निकालिए जिसके ऊपर चार्ज Q है, और उसके जगह पे एक पॉइंट पार्टिकल डालिए जिसके ऊपर चार्ज Q है, तो r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम ही होगी। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूँ। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट कैन बी सीन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल is same as that due to a point charge. Thus, it can be concluded that a uniformly charged sphere is equivalent to a point charge at its center। अगर आपको पूछा prove that uniformly charged sphere is equivalent to a point charge at its center, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन यहाँ तक लिखना है। अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा कि derive the expression for the electric field intensity at a distance r from the uniformly charged sphere, तो भी आपको ये पूरा डेरिवेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों ये अभी डेरिवेशन का लास्ट पार्ट है। आपको पता है हम लोग ने सरफेस चार्ज डेंसिटी को इससे डिफाइन किया था। सिग्मा सरफेस चार्ज, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर, दिस कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, चार्ज स्फीयर। सो क्यू दैट इज अ चार्ज ऑन द स्फीयर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो क्यू है, क्या इस Q को मैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ? दोस्तों ज़रूर कर सकता हूँ। देखो तो यहाँ पे जो Q है तो इसको मैंने इस Q से रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये 4 पाई और ये 4 पाई कट जाएगा, और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला दोस्तों, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r अपॉन r द होल स्क्वायर। दोस्तों आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r अपॉन, बड़ा वाला r ऊपर, आप इतना याद रखो, बड़ा वाला r ऊपर, r अपॉन r दो होल स्क्वायर। और बड़ा वाला r क्या है दोस्तों, बड़ा वाला r है रेडियस ऑफ द चार्ज स्फीयर,
छोटा वाला आर क्या है? इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज स्फीयर एट विच यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर अपॉन आर द होल स्क्वायर, और बड़ा वाला आर ऊपर। ठीक है दोस्तों, अभी लास्ट स्टेटमेंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ सिग्मा इज पॉजिटिव। दोस्तों सिग्मा कब पॉजिटिव होगा? सिग्मा इज इक्वल टू आपको पता है Q अपॉन ए। अगर Q पॉजिटिव है तो सिग्मा पॉजिटिव है, यस और नो? अगर सिग्मा पॉजिटिव है या Q पॉजिटिव है, ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपके गॉसियन सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर की तरफ आएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है। अगर आपका जो चार्ज जो स्फीयर है वो निगेटिवली चार्ज है तो आपका सिग्मा भी निगेटिव होगा। आपका अगर चार्ज निगेटिवली है तो सिग्मा भी निगेटिव होगा, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपके गॉसियन सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए अंदर की तरफ आएंगी, और हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निगेटिव है। दोस्तों ये है पूरा डेरिवेशन, ठीक है? आप वापस एक बार गो थ्रू करो और आपके नोटबुक में लिखो, ठीक है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट डेरिवेशन से पहले दोस्तों हम लोग को एक स्पेशल केसेस करने हैं, वो केसेस कर लेते हैं फटाफट, एकदम इजी है। दोस्तों अगर आपका जो आर है, मतलब आपका जो पॉइंट है वो स्फीयर के बाहर था, अभी हम लोग ने देखा वो स्फीयर के आउटसाइड था, मतलब ये आर था, ये आपका पॉइंट आप बोल सकते हो, ये आर था। अगर आपका पॉइंट सपोज आपके स्फीयर पे ही है तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? इफ पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर, ना उसके बाहर है, चार्ज स्फीयर के बाहर है ना अंदर है, तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। तो अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर को मैंने कैपिटल आर से रिप्लेस कर दिया तो ये तो 1 हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको MCQ के लिए या 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी सेकंड केस, अगर आपका पॉइंट P इस चार्ज स्फीयर के अंदर है, ये चार्ज स्फीयर के अगर अंदर है पॉइंट P, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि स्मॉल आर विल बी लेस देन द कैपिटल आर, स्मॉल आर विल बी लेस देन द कैपिटल आर, ठीक है ना। हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं दोस्तों? आपको पहले गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ के लिए आपको क्या करना है? गॉसियन सरफेस जो पॉइंट P से गुजर रहा हो। तो अगर आप सोचोगे अभी इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज जो है आपके स्फीयर के सरफेस पे फैला हुआ है, तो अभी इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है दोस्तों। E विल बी 0, क्योंकि सिग्मा 0। सिग्मा क्यों 0 है? क्योंकि Q 0। दोस्तों सिग्मा को पहचानो, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो इस Q इज नथिंग बट द एरिया इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इसके अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो चार्ज है वो आपके गॉसियन जो मेटल स्फीयर है उसके सरफेस पे फैला हुआ है। तो देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस चार्ज मेटल स्फीयर। इसके लिए यहाँ पे E इज इक्वल टू 0 है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग का एप्लीकेशन 2 है दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इस एप्लीकेशन 1 में आपने देखा रहेगा कि हम लोग के पास था एक चार्ज स्फीयर। दोस्तों अभी हम लोग के पास है एक चार्ज वायर। तो यहाँ पे मैं आपको, ये दोस्तों फाइनल डायग्राम है, आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम निकाल के बता रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास एक वायर है और ये इन्फाइनेटली लॉन्ग है, ठीक है। मतलब यहाँ से भी आप जितना चाहिए उसको खींच सकते हो, यहाँ से भी जितना चाहिए खींच सकते हो, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, यस और नो। ये जो है दोस्तों, जो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है एक्सिस ऑफ द वायर, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ द वायर, जो हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे, यस और नो। दोस्तों अगर अभी आप सोचोगे कि इस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो कुछ ऐसे निकलेंगे आपके वायर के सरफेस को परपेंडिकुलर, और ये चारों तरफ निकलेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि मैं अभी 3D में नहीं दिखा सकता, इसके लिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, पर चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैले होंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये वायर और ऊपर तक जा रही है, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, ये वायर और नीचे तक जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक ब्रश की तरह होगा, विच विल बी रेडियली आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दोस्तों आपको क्या करना है, ऑब्वियसली ये जो चार्ज वायर है अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा। आपको इस वायर के एक्सिस से R डिस्टेंस पे आना है, और इस R डिस्टेंस पे से इट इज पॉइंट P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है
वो निकालना है। ये है पूरे डेरिवेशन का एम, ठीक है ना, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग के टोटल 6 स्टेप्स है। उस 6 स्टेप्स में से पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि डिफाइन चार्ज डेंसिटी। अभी आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आप चार्ज डेंसिटी किससे डिफाइन करेंगे, सिग्मा से कि लैम्बडा से? दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए लैम्बडा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस नहीं है दोस्तों, ये वायर 1 डायमेंशनल है, ठीक है ना। तो लैम्बडा इज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको आप बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या बोल सकते हैं आप? चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लैम्बडा। याद रखिए दोस्तों, इस वायर पे जो चार्ज है वो चार्ज इस वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्ट पे बहुत सारा चार्ज है फिर आगे जाके आपको चार्ज, नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग के स्फीयर पे भी जो चार्ज था, जितना भी चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप 1 पढ़ के बता रहा हूँ। कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, प्लेस इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और अ परमिटिविटी एप्सिलॉन। लेट लैम्बडा बी द यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी क्या करना है दोस्तों, आपको सूटेबल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे वापस आपके लिए डायग्राम निकाल रहा हूँ दोस्तों। ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, ठीक है ना, ये उसके एक्सिस है। उसके आर डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है? यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ P, ठीक है ना। अभी सूटेबल गॉसियन सरफेस के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या आपको पता है? फर्स्ट, कि आप जो भी गॉसियन सरफेस निकालेंगे वो सरफेस पॉइंट P से तो बिल्कुल गुजरना चाहिए, पॉइंट P से जाना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, हम लोग ने पहले डेरिवेशन में भी देखा था। सेकेंड क्या है दोस्तों? सेकेंड, यहाँ पे अभी मैं जो गॉसियन सरफेस लूँगा वो सिमेट्रिकल लूँगा। मतलब पहले के एप्लीकेशन में स्फीयर था तो गॉसियन सरफेस भी मैंने स्फीयर लिया था। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि वायर का शेप सिलेंड्रिकल है, तो अभी मैं गॉसियन सरफेस जो लूँगा वो भी सिलेंड्रिकल ही लूँगा। आई होप आपको समझ रहा है। पर दोस्तों पहले एप्लीकेशन में और इस एप्लीकेशन में फ़र्क ये है कि पहले एप्लीकेशन में आपका जो स्फीयर था वो पूरा का पूरा आपके गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया था। पर ये जो है वायर वो तो इनफाइनेटली लॉन्ग है, यहाँ से भी मतलब मीलों फैली हुई है, नीचे से भी मीलों फैली हुई है, तो आप पूरी वायर आपके गॉसियन सरफेस के अंदर तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं गॉसियन सिलेंडर लूँगा जो वायर का एक पार्ट कवर करे। देखो ये है मेरा गॉसियन सिलेंडर, ठीक है ना। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे पूरे वायर के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ उसी वायर के बारे में सोचना है जो वायर आपके गॉसियन सिलेंडर के अंदर है। मान लो कि आपके गॉसियन सिलेंडर का जो लेंथ है वो L है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो गॉसियन सिलेंडर का टॉप है, सर्कुलर टॉप है, और जो सर्कुलर बॉटम है, उसके आगे और उसके नीचे जो वायर है आपको भूल जाना है। आपको सिर्फ वायर का उतना ही पार्ट याद रखना है जो गॉसियन सिलेंडर के अंदर है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। एंड थर्ड पार्ट, कि आपका जो गॉसियन सिलेंडर का एक्सिस है और आपके वायर का एक्सिस है वो एक ही है, तो ये कोएक्सियल है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोएक्सियल। ये है दोस्तों, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला है अपना सूटेबल गॉसियन सरफेस, ठीक है ना दोस्तों। इट्स रियली इंपॉर्टेंट स्टेप, इसके वजह से आपका मैथ्स बहुत सिंपल होगा, ठीक है। तो स्टेप 2 मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P at a distance r from the charge wire, imagine a coaxial Gaussian cylinder of length L and radius r close at each end by the plane caps। मतलब ये ऊपर और नीचे के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन जो सर्कुलर प्लेन है, क्लोज बाय प्लेन कैप्स नॉर्मल टू द एक्सिस, पासिंग थ्रू द पॉइंट P। तो दोस्तों मैंने आपको ये जो समझाया उन लोगों ने एक स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख दिया है। तो स्टेप 2 इज़ क्लियर। अभी आगे जाते हैं दोस्तों स्टेप 3, जो बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। अभी हम लोग को क्या निकालना है? वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है, ठीक है ना। अभी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको टोटल कितने सरफेस दिख रहे हैं? 3। देखो ये एक टॉप का ढक्कन, ये नीचे का ढक्कन, और ये गॉसियन सरफेस का सर्कुलर पार्ट, ठीक है ना। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विच इज़ पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज φ1 ऊपर के ढक्कन में से, प्लस φ2
नीचे के ढक्कन में से प्लस phi3 आपके कर्व सरफेस एरिया में से। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए पहले हम लोग निकालते हैं कि ये ऊपर के ढक्कन में से फ्लक्स कितना निकाल रहा है। ठीक है ना, अब ये जो ऊपर का ढक्कन है ये ऐसा है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे सेपरेट डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों। ये सिर्फ ऊपर का ढक्कन मैंने निकाला है और उसको परपेंडिकुलर रहेगा आपका ये एरिया वेक्टर ए बार। ठीक है ना, और इससे जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखेंगे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो दोस्तों ऐसे जा रहे हैं। मतलब अगर आप सोचोगे तो ऊपर के ढक्कन में से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल नहीं जा, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं जा रही है। अगर आप देखोगे ए बार और ई बार के बीच में का जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री है दोस्तों। ए बार ऊपर की तरफ है, ई बार आई कैप की तरफ है। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस ऊपर का ढक्कन इज जीरो। तो आपका phi1 कितना हो जाएगा दोस्तों? phi1 हो जाएगा जीरो, phi1 जीरो। वाई? बिकॉज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, चलो अभी phi2 देखते हैं। phi2 मतलब इस नीचे के ढक्कन में से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है दोस्तों। नीचे का ढक्कन अगर आप कंसिडर करोगे तो ये होगा आपका ए बार। अभी मोर ए बार क्योंकि ये प्लेन सरफेस है ना, तो टोटल मतलब डिवाइड करने की सरफेस को ज़रूरत नहीं है ds 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 के। ए बार अगर ये ए बार है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस ए बार को परपेंडिकुलर निकलेंगी। देखो मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम निकाल के बताया था, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर निकलेंगी। तो ए बार और ई बार के बीच में एंगल कितना हो गया वापस? 90। अगर 90 है तो इस सरफेस में से मतलब नीचे के ढक्कन में से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैसा होगा? ज़ीरो। तो ऊपर के ढक्कन में से और नीचे के ढक्कन में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जा रहा है, तो आपका phi2 भी हो जाएगा ज़ीरो। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो इस कर्व सरफेस से निकल रहा है, इस कर्व सरफेस से निकालना है, वही हम लोग को निकालना है। मतलब phi is simply is equal to phi3. And what is phi3? It is a electric flux passing through the curved surface of the Gaussian surface, because electric flux is not passing through the upper and lower circular area of the Gaussian surface. ठीक है ना दोस्तों, चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि इस कर्व सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालना है। अभी जैसे ये एक सरफेस कर्व है, तो ये हम लोग कर्व सरफेस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इस कर्व सरफेस को, ये जो कर्व सरफेस एरिया है यहाँ को मैं आपको सिंपली डायग्राम निकाल के बता रहा हूँ। इस कर्व सरफेस एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा छोटे छोटे सरफेस एरिया में। चलो मैंने ये ले लिया, ये इसको मैं बोल रहा हूँ ds। अगर ये ds है तो ये ds बार हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको परपेंडिकुलर आ रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस ds से गुजरेगी वो इस ds को परपेंडिकुलर रहेगी और ds बार के डायरेक्शन में रहेगी। तो ई बार अगर आप देखोगे, ई बार और ds बार इनके बीच में का एंगल थीटा कितना हो जाएगा? वापस ज़ीरो। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस स्मॉल एरिया इज इक्वल टू ई ds cos थीटा, but theta is 0, therefore cos theta is 1, therefore d phi is equal to e ds। दोस्तों पर ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द छोटा सा सरफेस एरिया, हम लोग तो पूरे कर्व सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक पासिंग पूरा कर्व सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो आपको वापस एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ मैं। देखिए ये ds है, ठीक है ना। अगर ये ds है तो ये ds बार होगा, पर इस केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस ds से गुजरेगी वो इस सरफेस को परपेंडिकुलर और ds बार के डायरेक्शन में रहेंगी। तो यहाँ पे भी थीटा कितना हो जाएगा? ज़ीरो। अगर यहाँ पे थीटा ज़ीरो है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस छोटा सा सरफेस एरिया भी यही एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। तो ये सरफेस एरिया लो ds, ये सरफेस एरिया लो ds, या इस कर्व सरफेस में से आपको जो चाहिए वो छोटा सा सरफेस एरिया लो। उस छोटे से सरफेस एरिया से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगा वो सरफेस को परपेंडिकुलर और सरफेस एरिया मतलब ds बार के डायरेक्शन में रहेगा। तो थीटा ज़ीरो ही आएगा और कॉस थीटा 1 ही आएगा। यस और नो? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, देखो ये ds कॉस थीटा और थीटा के जगह पे 0 डाल दिया है, ठीक है ना। थीटा के जगह पे 0 डाल दिया तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। अभी आप देखोगे कि इस सर्कुलर पार्ट में, गॉसियन सरफेस के सर्कुलर पार्ट में अगर मैं कौन सा भी पॉइंट लूँ, वो हर एक पॉइंट आपके एक्सेस से, मतलब आपके चार्ज वायर के एक्सेस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे ही तो है, मतलब हर एवरी पॉइंट ऑन द कर्व पार्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट, मतलब ई रहेगा। अगर वो कांस्टेंट है तो आपकी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ ds, अभी इंटीग्रेशन ऑफ ds इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग को कर्व सरफेस एरिया का एरिया निकालना है। देखो ये जो एक कर्व सरफेस एरिया है ना, उसको मैंने ऐसा खोल के आपके सामने रखा है। ये जो लेंथ है l
और ये जो सर्कुलर पार्ट है वो तो होगा उसका पेरीमीटर, तो हो जाएगा वो 2πr, और ये जो एरिया है वो 2πrl। आई होप आपको समझ में आया दोस्तों। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ दिस कर्व पार्ट ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, 2πr into l। सो इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी 2πrl। दोस्तों हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको ये लिखना है, ठीक है। ड्यू टू सिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व सरफेस, क्योंकि ऑल पॉइंट ऑन द कर्व सरफेस आर एट द सेम डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द चार्ज वायर। ओके, वापस पढ़ रहा हूँ। Due to the symmetry, the magnitude of electric field E is same at all points on the curved surface of the Gaussian cylinder and will be directed radially outward. Yes or no? For all points on the top or bottom cap, the angle between E bar and area element vector ds bar is 90 degree. Therefore, the electric flux through the both the caps is 0. At every point on the curved surface of the Gaussian cylinder, angle between E bar and area element vector ds bar is 0, that is cos theta is equal to 1. मैं वापस बोल रहा हूँ, at every point on the curved surface of the Gaussian cylinder, angle between E bar and area element vector ds bar is 0, that is cos theta is equal to 1. Therefore, the total flux through the closed Gaussian surface is given by this. और ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है दोस्तों। स्टेप 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 और स्टेप 5 में आपको पता है कि गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ का फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो आपके गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है आपको सिर्फ वही लेना है, ठीक है ना। सो कैलकुलेट द नेट चार्ज एनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस। द नेट चार्ज एनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q सिग्मा A। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। हम लोग ने पढ़ा है दोस्तों कि लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन L। यस और नो? व्हाट इज Q? Q मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, Q इज द चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। दोस्तों आपको सिर्फ वही चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, बाहर के चार्जेस नहीं लेना है। एंड स्मॉल l क्या है दोस्तों? स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। यस और नो? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Q दैट इज द चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू l। दोस्तों मैं और एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये जो स्मॉल l है, जो लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस है, ये हम लोग ने लिया है। यस और नो? आप ये स्मॉल एल इतना हो सकता है, आप गॉसियन सरफेस इतना अगर इतना लोगे तो ये एल इतना से इतना हो जाएगा। तो ये जो एल है आपके फाइनल एक्सप्रेशन में नहीं आने वाला है, फाइनल एक्सप्रेशन में नहीं आने वाला है। फाइनल एक्सप्रेशन में क्या आएगा दोस्तों? फाइनल एक्सप्रेशन में आएगा Q या लैम्बडा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो दोस्तों द चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर इज Q विच इज इक्वल टू लैम्बडा L। अभी आगे बढ़ते हैं, गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अभी हम लोग को पता है कितना चार्ज एनक्लोज है, लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो अभी हम लोग को दोनों इक्वेशंस मिल गए हैं। अभी उन दोनों नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम स्टेप 5, इक्वेशंस 1 एंड 2 फ्रॉम स्टेप 3 एंड स्टेप 5 रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों स्टेप 3 से हम लोग को जो इक्वेशन मिला है फ्लक्स का, तो वो ये है, और गॉस लॉ अप्लाई करके जो फ्लक्स का इक्वेशन मिला है वो ये है। और हम लोग को इस स्टेप में दोनों को इक्वेट करना है। अगर इक्वेट करने के बाद मैं इनको रीअरेंज कर रहा हूँ एंड आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। यस और नो? 1/2 एप्सिलॉन नॉट के लैम्बडा अपॉन r। अभी हम लोग को पता है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इज 9 × 10⁹। 2 एप्सिलॉन नॉट का पता नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस फॉर्मूला ईजियर आई एम मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई 2। वो करने के बाद मुझे ये फॉर्मूला मिलेगा और आपको यही फॉर्मूला दोस्तों याद रखना है। E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2 लैम्बडा अपॉन r। अगर एयर में है तो k की जगह पे 1 आ जाएगा और आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2 लैम्बडा अपॉन r। दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी वही स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ लैम्बडा इज पॉजिटिव एंड इनवर्ड इफ लैम्बडा इज नेगेटिव। आपको ये समझ में आया रहेगा। यस और नो दोस्तों? प्लीज़ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अभी दोस्तों ये लास्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, और ये सबसे सिंपल एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। आप ध्यान दीजिए, देखो
यहाँ पे मेरे पास जो एक्सटेंडेड बॉडी है वो क्या है, वो एक मेटल की शीट है और वो इनफाइनेटली मतलब इट्स इनफाइनेट प्लेन शीट, चारों तरफ फैली हुई है, यहाँ से फैली हुई है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यस और नो, ठीक है ना। और यहाँ पे उसके ऊपर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज है, वो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है और यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज है, यस और नो, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये सरफेस पे, प्लेन शीट के सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है तो ऑब्वियसली मेरे को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन ए। आपको समझ में आ रहा है? ए क्या है, ए टोटल एरिया नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप टोटल एरिया इस शीट का नहीं ले सकते क्योंकि ये जो शीट है वो इनफाइनेट प्लेन शीट है, चारों तरफ फैली हुई है, मतलब यहाँ पे फैली हुई है। तो आपको क्या करना है, आप कौन सा भी एरिया ले लो, उसका एरिया का मैटर नहीं करता। आप सपोज ये एरिया ले लिया ए, ठीक है ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू ये जो आपने एरिया लिया है उस एरिया में चार्ज कितना है, क्यू डिवाइडेड बाय ए, यस और नो। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेप 1 हम लोग का हो गया है कि डिफाइन चार्ज डेंसिटी, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट प्लेस इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और परमिटिविटी एप्सिलॉन, लेट सिग्मा with a uniform surface charge density of plane. This is my step number 1 दोस्तों, ठीक है। अभी आगे जाने से पहले मैं ये जो प्लेन शीट है उसका और एक व्यू आपको बताना चाहता हूँ। सपोज़ मैं उसको ऐसा देख रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। सपोज़ मैं इसको ऐसा देख रहा हूँ, ये सपोज़ ये ऐसा है, मैं सपोज़ यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे सिर्फ एक लाइन दिखेगा, प्लेन नहीं दिखेगा, तो मुझे सिर्फ लाइन दिख रहा है और ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेन के इस तरफ भी फैला रहेगा और इसके इस तरफ भी फैला रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो दोस्तों कुछ ऐसे रहेंगे, यस और नो, इस तरफ कुछ ऐसे रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा रहेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है दोस्तों वो यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब आप इस प्लेन से आप 1 मीटर दूरी पे आओ, 2 मीटर दूरी पे आओ या 10 मीटर दूरी पे आओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा। सिमिलरली आप इस प्लेन के इस तरफ आओगे तो आपको दिख रहा रहेगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कैसे है, इक्वी डिस्टेंस है और पैरेलल है। मतलब यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है वो भी कैसा है, वो भी यूनिफॉर्म है। मतलब इस पॉइंट इस साइड में आप कौन से भी 2 पॉइंट लोगे, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आप ये इस प्लेन शीट से कितनी दूरी पे जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। स्फीयर के केस में और आपके चार्ज वायर के केस में डिपेंड करता है दोस्तों कि स्फीयर के सेंटर से आप कितना दूर जा रहे हो। आप स्फीयर के सेंटर से जितना दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। सिमिलरली एक चार्ज वायर के एक्सिस से आप जितना दूर जाओगे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। पर दोस्तों ये थर्ड केस में, जहाँ पे इस केस में प्लेन से आप कितना भी दूर जाओ हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगा क्योंकि ये इनफाइनेटली लॉन्ग प्लेन शीट है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों। ये लाइन नहीं है, ये मैं यहाँ से प्लेन शीट को देख रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हम लोग को फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा ई, उसमें आपको आर नहीं मिलेगा क्योंकि आर पे डिपेंड ही नहीं रहता ये ई, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 तो हो गया है, स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 क्या बता रहा है, ड्रॉ अ सूटेबल गॉसियन सरफेस। अभी यहाँ पे देखिए ये आपका प्लेन शीट है। तो दोस्तों मैं ये व्यू नहीं दिखा रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया है। मैं ये व्यू तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ये व्यू मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक अलग व्यू से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी मुझे एक सूटेबल गॉसियन सरफेस लेना है। कैसे लूँ, देखो यहाँ पे जो मैं सूटेबल गॉसियन सरफेस लूँगा वो सबसे पहले पॉइंट पी से जाना चाहिए। अभी पॉइंट पी क्या है, आप कुछ आर डिस्टेंस पे या किसी डिस्टेंस, ये पॉइंट पी ले लो सम डिस्टेंस से। इस पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहला कंडीशन तो आपको पता है कि जो कुछ भी गॉसियन सरफेस आप निकालोगे पॉइंट पी से जाना चाहिए। सेकेंड, आपका जो मैं गॉसियन सरफेस यहाँ पे ले रहा हूँ वो सिलेंड्रिकल ले रहा हूँ,
सिलेंड्रिकल ले रहा हूँ, ठीक है। थर्ड, अभी जैसे ही आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हो आपको पता है सिलेंडर के पास 3 सरफेस एरिया है, ये टॉप और ये जो गॉसियन सरफेस में ले रहा हूँ उसका जो टॉप का सरफेस एरिया है दोस्तों ये, ठीक है ना, वो ए है, और ये जो सरफेस एरिया है वो भी ए है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आई एम ड्रॉइंग द गॉसियन सरफेस, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्तों ये है मेरा गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल है, ये एरिया है, ये एरिया जो ए है ना जो टॉप का, वो पॉइंट पी से गुजर रहा है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और ये दूसरा एरिया है, ठीक है ना। अगर ये डिस्टेंस आर है दोस्तों तो ये भी डिस्टेंस आर है, येस और नो। ये है मेरा सूटेबल गॉसियन सरफेस, ये है मेरा सूटेबल गॉसियन सरफेस। अभी आप सोचोगे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा आपके एरिया को परपेंडिकुलर जाएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा वो भी आपके एरिया को परपेंडिकुलर ही जाएगा, कर्व सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाने वाला नहीं है। ये सब हम लोग स्टेप 3 में देखेंगे। हम लोग मैं आपको स्टेप 2 पढ़ के बता रहा हूँ। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, इमेजिन अ गॉसियन सिलेंडर अराउंड पी हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ds, या आप ए भी बोल सकते हो, विद इट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये जो गॉसियन सरफेस का जो एक्सिस है ऑब्वियसली ये आपके प्लेन को परपेंडिकुलर है, ये आपको यहाँ से ठीक से समझ में आएगा, यहाँ से ठीक से समझ में नहीं आएगा। The plane sheet passes through the middle of the length of the cylinder such that the ends of the cylinder, called end cap P and P dash, are equidistant, say at a distance R from the plane sheet. I hope आपको स्टेप 2 क्लियर है, ठीक है। आगे जाने से पहले आप ये वापस पढ़ सकते हैं, और ये इस व्यू से आप कंसेप्चुअली क्लियर हो गए तो आपको ये डेरिवेशन आसानी से समझेगा, ठीक है दोस्तों। अभी आगे बढ़ रहा हूँ मैं दोस्तों। स्टेप 3, यूज़ दिस फार्मूला टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। अभी आप सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा, अगर ये मेरा अगर चार्ज प्लेन है तो दोस्तों मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो φ1 व्हाट इज़ φ1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, प्लस φ2 व्हाट इज़ φ2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, प्लस φ3 व्हाट इज़ φ3, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे पहले हम लोग φ3 निकालते हैं क्योंकि वो आसान है। अगर आप देखोगे φ3 निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सिंस इट इज अ कर्व सरफेस एरिया, एक छोटा सा सरफेस एरिया लेना पड़ेगा ds। अगर ये ds है तो ये ds बार हो गया, और आपका पता है ई बार तो ऐसा है, तो वापस यहाँ पे ds बार और ई बार के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 मतलब ds से अभी कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जा रहा है। आप ऐसा कौन सा भी ds ले सकते हो, आपकी टोटल कर्व सरफेस एरिया में से कौन सा भी ds ले सकते हो, उस ds में से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में ये जो हम लोगों ने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है उसके सिलेंड्रिकल पार्ट से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे एप्लीकेशन 2 से, तो एप्लीकेशन 2 में आपने पढ़ा, आपको समझ में आ रहेगा कि कर्व सरफेस एरिया से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, जो ऊपर का ढक्कन था और जो नीचे का ढक्कन था उसमें से कुछ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जा रहा है, इधर यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी φ1 निकालते हैं दोस्तों। φ1 कैसे निकाले, एकदम आसान है दोस्तों। पहले हम लोग को φ1 के लिए इंटीग्रेशन यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है वो प्लेन है, ठीक है ना। तो E1 बार, आपको बोल रहा हूँ E1 बार दोस्तों, यहाँ पे E1 बार इस डायरेक्शन में, A1 बार भी इस डायरेक्शन में, तो फाई इज इक्वल टू E1 A1 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। φ2 निकाले, φ2 ये होगा A2 बार, और E2 बार भी इसी डायरेक्शन में, तो दोस्तों φ2 में लिख सकता हूँ E2 इंटू A2। क्या आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये जो ढक्कन है और ये जो ढक्कन है वो आपके चार्ज प्लेन से सेम डिस्टेंस पे है, तो E1 और E2 तो सेम ही होगा, तो E1 और E2 लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब ये गॉसियन सरफेस का ये वाला ढक्कन का एरिया और ये वाला ढक्कन का एरिया भी सेम है, तो A1 और A2 भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये यस और नो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, आप ये समझ के लो कि ये डायरेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन ये है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। चलिए देखते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। ओके दोस्तों, नाउ φe टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स P से जाने वाला, मतलब इस ढक्कन से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्लस P' मतलब इस ढक्कन से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। EDS cos थीटा दोनों केस में 0 है, आपको ये समझ में आ रहा है। प्लस करना होगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ EDS प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EDS दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ EDS।
अभी ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है आपको पता है वो ए है, हम लोग ने ए लिया था, आपको याद होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस दोस्तों क्या हो जाएगा ए, और आपको मिल गया फाई इज इक्वल टू 2 ए। येस और नो, येस और नो, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझा रहेगा दोस्तों तो मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ड्यू टू सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट राइट एंगल्स टू द एंड कैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल्स टू द एंड कैप, ये आपका एंड कैप है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है राइट एंगल्स टू द एंड कैप, तो ये है आपका ई बार, आपको यही समझा रहा था। ये इस ढक्कन के लिए भी एप्लीकेबल है और ये इस ढक्कन के लिए भी एप्लीकेबल है। टू द एंड कैप्स एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एट पी एंड पी डैश, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस इज जीरो एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। द टोटल फ्लक्स देयरफॉर द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने कर्व सरफेस का ऐड ही नहीं किया है क्योंकि वो जीरो है, ठीक है। तो स्टेप 3 हम लोग का क्लियर हो गया दोस्तों। स्टेप 4 तो बहुत ही आसान है। स्टेप 4 और स्टेप 5 में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को गॉस लॉ को अप्लाई करना है। गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने जो गॉसियन सिलेंडर लिया है उस गॉसियन सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है वो आपको निकालना है। अभी दोस्तों ध्यान दीजिए, दोस्तों ये एरिया है ए, तो दोस्तों ये एरिया भी होगा ए, ये भी एरिया होगा ए, यस और नो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, व्हाट इज क्यू, क्यू इज द चार्ज एनक्लोज इन द गॉसियन सिलेंडर डिवाइडेड बाय ए। तो दोस्तों क्यू में लिख सकता हूँ, अगर आगे जाके ज़रूरत पड़ा तो सिग्मा इंटू ए। सो दोस्तों क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इज द टोटल चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। मेरे को पूरे प्लेट का लेना ही नहीं है, गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ उतना ही चार्ज है जितना चार्ज इस ए के ऊपर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और ए के ऊपर मैंने चार्ज कितना माना है, क्यू, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन है। हाँ मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो चार्ज है वो पूरे शीट पे कैसे स्प्रेड हुआ है, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि द चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेट अस अप्लाई द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपको पता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और कितना इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो इस क्यू को रिप्लेस कर देंगे सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये हो गया स्टेप 5। दोस्तों अभी स्टेप 6 में हम लोग को दो इक्वेशंस इक्वेट करने हैं। ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला है वो हम लोग को बाय डेफिनेशन जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके मिला है, वो स्टेप्स 3 से मिला है। ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला है ये हम लोग को गॉस लॉ को अप्लाई करके मिला है, जो हम लोग को स्टेप 5 से मिला है। दोनों इक्वेशन को मैंने अगर इक्वेट कर दिया तो दोस्तों ए दैट इज गॉसियन सरफेस के ढक्कन का सरफेस एरिया निकल गया, और E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। अगर आपका जो शीट अगर आपने एयर में रखा है तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि R बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है वो यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कहीं भी यहाँ पे आई है यहाँ पे आई है सेम है, सिर्फ उनका डायरेक्शन अलग अलग होगा। मतलब अगर आप शीट के इधर आ रहे हो तो ई का डायरेक्शन ये हो जाएगा, अगर शीट के इधर आ रहे हो तो ई का डायरेक्शन ये होगा, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइटली चार्ज शीट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है और इसको ये आपके एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जो बहुत ही आसान है। ठीक है ना, और ये न्यूमेरिकल बेस है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे। ठीक है ना, इस साइड में मैंने ऑलरेडी आपको फार्मूला लिस्ट बना के रखी है, तो फार्मूला यूज़ करने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। ठीक है ना, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, ये स्टार है, मतलब ये आपके टेक्स्ट बुक से ही है। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ द स्फीयर। तो सबसे पहले स्फीयर है दोस्तों। स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, स्फीयर का फॉर्मूला है, स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करोगे, ये फॉर्मूला आप तब यूज़ करोगे अगर आपके टोटल स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है वो पता है, ठीक है ना। अगर आपको ये पता है, वो पता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। पर आपको सपोज सिग्मा पता है, सिग्मा का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बड़ा आर अपॉन छोटा आर द होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल हम लोग डेटा लिखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है। ओके, अभी स्फीयर का रेडियस दिया है, डेटा में आपको स्फीयर का रेडियस दिया है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.1 मीटर, कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। स्फीयर के ऊपर आपको क्यू दिया है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। तो अगर आपको क्यू दिया है तो ऑब्वियसली आपको ये पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको मीडियम के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो मीडियम है वो एयर है, सो के इज इक्वल टू 1। और अभी फर्स्ट केस में आपको आर क्या दिया है, आर मतलब छोटा आर 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं फर्स्ट केस में, मतलब फर्स्ट ए में। सेकंड में क्या लिखा है आपको, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो भी आप सेम फॉर्मूला दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, दैट इज ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अभी आप स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर डालो, क्योंकि सरफेस पे पूछा है, तो स्मॉल आर की जगह पे आप कैपिटल आर डालो और आपका आंसर आ जाएगा। कैपिटल आर भी आपको दिया हुआ है। अभी थर्ड केस में क्या पूछा है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अभी आपकी स्फीयर का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और स्फीयर से अगर आप 5 सेंटीमीटर पे जाओगे तो आपके स्फीयर के अंदर ही रहोगे, और आपको पता है स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर इज 0। आई होप आपको ये याद होगा। तो ये आप लॉग एंटी लॉग से सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग ने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाला है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर। आपको लेंथ दिया है 2 मीटर। इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। तो ये जो एल जो लेंथ, ये जो सपोज ये जो वायर है जो 2 मीटर का है, इसके ऊपर 3 माइक्रोकूलम इतना चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। इतना पढ़ के मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं यहाँ से लैम्बडा फटक से निकाल सकता हूँ, दैट इज़ क्यू अपॉन एल, क्योंकि क्यू भी दिया है और एल भी दिया है। मैंने आगे पढ़ा भी नहीं है, क्या निकालना है नहीं निकालना है वो आगे की बात है दोस्तों। यहाँ एक सेंटेंस पढ़ के, यहाँ तक पढ़ के आपको यहाँ पे ये इतना क्लिक होना बहुत ज़रूरी है कि लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लैम्बडा मिल गया। कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दी दोस्तों। क्यू 3 माइक्रोकूलम है, कन्वर्ट करके डालना 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाई 2 मीटर, आपको ए का आंसर आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू वायर एट अ पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। तो दोस्तों वायर का फॉर्मूला आपको पता है, देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा होगा शायद, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। ये पार्ट याद रखना इजी है, आगे का इंपॉर्टेंट है 2 लैम्बडा अपॉन आर। लैम्बडा आपने निकाला है, के का वैल्यू 1 है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, और आर आपको दिया है 1.5 मीटर। ये सारे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका आंसर निकालिए। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है दोस्तों। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज इज दिस, मतलब आपको यहाँ पे यूनिट से भी समझ में आया कि आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, दैट इज 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या दिया है, ये आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द शीट, मेजर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। दोस्तों अगर शीट रहेगा तो आपके पास एक ही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे तो मीडियम के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो के का वैल्यू हो जाएगा 1, आपको सिग्मा दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻⁻12, यहाँ पे डालिए और आपका आंसर निकालिए, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी था और ये आपके टेक्स्ट बुक में से था। ये स्टार है यहाँ पे, मतलब ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में से है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। A charge of 1500 microcoulomb is distributed uniformly over a very large sheet of surface area 300 meter square. Calculate the electric field at a distance of 25 centimeter. दोस्तों
यहाँ पे ये चार्ज यूनिफॉर्म मतलब ये चार्ज शीट है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का कुछ मैटर करता ही नहीं है। यस और नो। आपका फॉर्मूला अभी अभी हम लोग ने ये सॉल्व किया है, आपका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। वापस आप सिग्मा निकाल सकते हैं। सिग्मा आपको पता है चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज आपको दिया हुआ है कितना, 1500 माइक्रोकूलम। टोटल एरिया भी आपको दिया हुआ है, तो आप सिग्मा निकाल सकते हैं। वो सिग्मा निकाल के आप यहाँ पे डालिए, के का वैल्यू 1 रहेगा, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। फिर आपका आंसर देखिए मैच हो रहा है कि नहीं। आई होप आपको ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन बेस्ड न्यूमेरिकल समझ रहे हैं। दोस्तों आगे जाते हैं। A spherical shell of radius 5 cm is charged uniformly to 10 microcoulomb. If the sphere is placed in the air, find the electric field intensity at a point 10 cm from the center and 4 cm from the center. अभी यहाँ पे पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो 4 सेंटीमीटर वाला पार्ट है वो स्फीयर के अंदर आएगा, क्योंकि स्फीयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगा। अभी बचा कि आपको ये निकालना है कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर क्या आपको चार्ज दिया है। हाँ, आपको चार्ज दिया है, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस भी दिया है, चार्ज भी दिया है 10 माइक्रोकूलम। तो आराम से आप ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², इसे आप निकाल सकते हैं। Q क्या डालोगे आप, Q डालोगे 10 माइक्रोकूलम, R क्या डालोगे आप 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करके, और इसका वैल्यू आप डालोगे 9 इंटू 10⁻⁹। आप ये प्लीज़ सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था हम लोग का लेक्चर 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अभी मिलेंगे लेक्चर 3 में। थैंक यू।